हेलो बच्चों, सार्विक सीबीएसई फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th के अपकमिंग एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम लोग रिवीजन के तौर पर सारे के सारे चैप्टर को हम लोग पूरा कर रहे हैं, जिसमें 3 चैप्टर हो चुके हैं 3 बुक का, जिसमें ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हमने समाप्त किया। उसके बाद से हमने सिविक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद से इकोनॉमिक का चैप्टर हमने कंप्लीट किया, पहला चैप्टर। और आज जो है हिस्ट्री का हमने पहला चैप्टर शुरू किया है। और इस हिस्ट्री के पहले चैप्टर, जिसका नाम द राइज नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पहला जो है आज का चैप्टर है और ये आज का पहला लेक्चर है। ठीक है, तो हम इसको काफी बेहतर तरीके से समझेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ, यूरोप में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ, इसको हम जो है बेहतर ढंग से और एक एक करके अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इनके ओवरव्यू के तौर पर हम बेहतर तरीके से जानेंगे कि ये राइज नेशनलिज्म का उदय यूरोप में कैसे हुआ और ये होता क्या है, नेशन क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, इन सारी चीजों को हम बेहतर ढंग से अभी समझेंगे। चलिए शुरू करें। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, नेशनलिज्म क्या होता है, क्योंकि जो चैप्टर का जो हेडलाइन है इसमें कुछ कुछ वर्ड्स मेंशन किए गए हैं। इन वर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं अच्छे ढंग से, क्योंकि आपको जैसा पता है कि अगर आपको अगर थीम बेहतर तरीके से समझ में आता है, अगर थीम पूरे इस चैप्टर का थीम अगर बेहतर तरीके से आप समझते हैं तो डेफिनेटली इस चैप्टर को भी आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे। तो इसीलिए जो है शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट होती है इस चैप्टर का या कोई भी चैप्टर का, उसको आपको बेहतर तरीके से समझने हैं, क्योंकि जब तक इसका इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा तब तक पूरे जो है इस चैप्टर का स्टोरी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर के ओवरव्यू को आप बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए, तो समझने से पहले इसमें नेशनलिज्म मेंशन किए गए हैं, तो नेशनलिज्म होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। उसके बाद से स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, और जो पिक्चर जो दिए हुए हैं आपका इस चैप्टर का जो पहला 1.1 जो है वो पिक्चर में क्या मेंशन किया गया है, उन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले नेशनलिज्म हम समझने की कोशिश करते हैं। नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट emphasize loyalty, devotion, emphasize loyalty, devotion, emphasize loyalty, devotion, allegiance to a nation or nation state, holds that such obligation outweigh other इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेस्ट। मतलब ये है कि नेशनलिज्म क्या होती है। तो अगर हम इज्म की बात करूं, जैसे कि मैं यहां लिखूं इसको ऐसे, ओके ऐसे, तो नेशन, यहां नेशनल और इज्म, ये जो पोर्शन है ये किसको शो अप करता है? आइडियोलॉजी को। ये किसको शो अप करता है? आइडियोलॉजी को। ओके, तो इसका मतलब जो राष्ट्र के प्रति जो थॉट होती है, राष्ट्र के प्रति जो विचारधारा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम देखें नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। नेशनलिज्म जो है एक विचारधारा होती है। नेशनलिज्म एक विचारधारा होती है जो कि एम्फेसाइज करती है, जोर देती है नेशन के प्रति उदारता को, समर्पित को और निष्ठा को। ओके, नेशन के प्रति उदारता, उसके बाद से जो है समर्पण और जो है निष्ठा को वो प्रदर्शित करता है, शो अप करता है, किसके प्रति? नेशन और नेशन स्टेट के प्रति। ओके, एंड होल्ड सच ऑब्लिगेशन आउटवे अदर इंडिविजुअल्स और अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप इंटरेस्ट। इस तरीके से जो है जो देश के प्रति उदारता रखता हो, डिवोशन रखता हो, मतलब समर्पण रखता हो और निष्ठा रखता हो, तो ये सारे ग्रुप और ग्रुप ऑफ द पीपल, ये सारे के सारे लोग जो है देश के प्रति समर्पित होते हैं, निष्ठा रखते हैं और साथ ही साथ अपने को उदार दिल या उदारता रखते हैं देश के प्रति। तो ऐसी विचारधारा वाले जो लोग या लोगों के समूह को हम क्या बोलेंगे? नेशनलिज्म बोलेंगे। तो
तो नेशनलिज्म आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक नेशनलिज्म समझ में नहीं आएगा तब तक पूरे ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में नेशनलिज्म के बारे में ही ज्यादा चर्चा की गई है। नेशनलिज्म समझ में आ गया हो तो हम आगे आते हैं। स्टेट क्या होता है? ए स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशन of government, including law, permanent territories, boundary and sovereignty, मतलब political independence। जो स्टेट होती है, स्टेट किसको बोलोगे? स्टेट जो है एक संगठन होता है, स्टेट जो है लोगों का एक संगठन होता है, जिसमें विशेषकर यहाँ पे कैरेक्टराइज किए गए हैं किसको? बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट के माध्यम से किसी भी स्टेट को कैटेगराइज किए गए हैं कि ये वाला एरियाज स्टेट है, ये वाला एरियाज स्टेट है। तो इस तरीके से ओवरऑल चारों तरफ से या जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें इंक्लूड है उनके लॉ, उसे नियम कानून, और जो पॉलिसी है, लॉ है, वो सारे के सारे, परमानेंट टेरिटरीज, बाउंड्री, और स्टेट का उस लॉ के तहत एक परमानेंट बाउंड्रीज भी डिफाइन किए गए हैं, और उस नेशन में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, जिसको हम सॉवरेनिटी बोल रहे हैं, उसको भी दिया गया है। मतलब ये है कि जिस भी पार्टिकुलर प्लेस में, जिस भी पार्टिकुलर एरियाज में ओके पॉलिटिकल सॉवरेनिटी दिया गया हो, दूसरा जो है उसके एक फिक्स बाउंड्रीज हो, और तीसरा जो है उनके जो है परमानेंट कुछ लॉ हो, परमानेंट बाउंड्री हो, पॉलिसी हो, लॉ हो, तो वैसे एरियाज को हम क्या बोल सकते हैं? स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे एरिया को क्या बोलेंगे? हम स्टेट बोलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो स्टेट हो गया, यहाँ पे स्टेट समझ में आ जानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन किसको बोलेंगे? तो नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी। नेशन लैंग्वेज मतलब ये है कि उस पार्टिकुलर एरियाज में कुछ लोगों के समूह और कुछ लोगों का जो ग्रुप है, उनके जो है कॉमन सब कुछ होते होंगे, सब कुछ कॉमन होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन उनकी हिस्ट्री होती है सारे के सारे लोगों का, कॉमन उनके जो है संस्कृति सभ्यता होता है, कॉमन जो है उनके ज्योग्राफिक एरियाज होती हैं। अगर ये सारे के सारे लोग और लोगों के समूहों में सभी चीजों में या सभी चीज जो है एक जैसी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेशन बोलेंगे। ओके, उसके बाद से ज्योग्राफिक टेरिटरी, ये सारे के सारे अगर कॉमन होते हैं लोग या लोगों के समूहों का, तो उस एरियाज को हम क्या बोलेंगे? नेशन बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि नेशनलिज्म क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, क्योंकि पूरे इस चैप्टर में आप इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द पढ़ेंगे। नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है नेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा नेशन के बारे में पढ़ेंगे। पूरे इस जो है नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में हम इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे जो है टॉपिक को पढ़ेंगे। इसलिए जो है इनको डिफाइन मैंने करने की कोशिश की, और आप जो है इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, और जैसे ही बेहतर तरीके से समझेंगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट सब टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये जो है लोगों की जो है सपना है वर्ल्ड वाइड में डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होने का। किसमें? तो ड्रीम किसकी है? डेमोक्रेटिक होना, लोकतांत्रिक होना, और सोशल डेमोक्रेटिक बनना। ये पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों का जो है ये सपना है, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों का ये क्या है? सपना है। तो इसीलिए जो है इन्होंने इस पूरे वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के लिए किन्होंने तो फ्रेडरिक सेरियो ने एक मैप बनाया। क्या बनाया? मैप बनाया। कब बनाया? 1848 को। कब बनाया? 1848 को, जो उन्होंने मैप का प्रिंट किया, और ये जिनका नाम था फ्रेडरिक सेरियो, और ये रहने वाला ये कौन थे? तो ये जो है फ्रेंच आर्टिस्ट थे। कौन थे? फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो यहाँ पे 1948 में पहली बार डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को दोनों को कंबाइन कर उन्होंने एक पेंटिंग बनाया, जिसको क्या बोला गया? फ्रेडरिक सेरियो पेंटिंग। जिसको क्या बोला गया? फ्रेडरिक सेरियो पेंटिंग बोला। और जो ये जो फ्रेडरिक सेरियो हैं, ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ये कौन आर्टिस्ट थे? ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे।
आगे देखेंगे अब फ्रेंड्स इस जो फ्रेडरिक सोलियो के द्वारा बनाए गए प्रिंट के बारे में उस पिक्चर के बारे में, उस फिगर के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरियो सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका men and women of all the ages of social class marching in the long train offering homage मतलब होता है श्रद्धांजलि to the statue of liberty, to the statue of liberty as the pass by it. इस पेंटिंग में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया है, ओके, इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाने की कोशिश किए हैं कौन, फ्रेडरिक सोलियो, कि एक जो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है। और उस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से होते हुए बहुत सारे देश एक कतार में लाइन में लगी हुई है, जो कि एक ट्रेन की तरह दिखती है, और उसी ट्रेन से होते हुए सारे के सारे देश मार्च पास्ट करते हुए उस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से पास होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे मान लीजिए स्टेच्यू है, इसको क्या बोला गया? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता की मूर्ति बोलेंगे। और यहाँ बहुत सारे देश इसके पीछे लगे हुए हैं, पूरी ट्रेन की तरह दिख रहे हैं, जो कि अलग अलग देश के जो अपने झंडे और अपने जो है कस्टम को पहनकर उधर से जो है फ्लैग मार्च पास्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो देश उस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से पार कर गया है उसको जो है वो नेशन स्टेट बोला गया है, डेमोक्रेटिक स्टेट बोला गया है और लिबर्टी स्टेट बोला गया है। और जो लोग अभी लाइन पे लगे हुए हैं वो अभी लिबर्टी स्टेट और नेशन स्टेट या सोशल रिपब्लिक नहीं बने हुए हैं। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। और वो जितने भी जो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से होके गुजर रहे हैं वो सारे के सारे उस लिबर्टी ऑफ स्टेच्यू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। किस चीज की? तो अपनी जो है लिबर्टी के लिए, अपनी जो है आजादी के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए, जिसमें यूरोप और अमेरिका ये जो है मेन एंड वोमेन ऑलरेडी इसको पास कर गए हैं। और यूरोप और अमेरिका के जितने भी जो है छोटे, जितने मतलब हर एज के लोग जो है इस जो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से पास होते हुए गुजर रहे हैं। और जो देश पास हो गया तो वो क्या बन जाएंगे? डेमोक्रेटिक बन जाएंगे और सोशल रिपब्लिक बन जाएंगे। तो इस फ्रेडरिक सोलियो ने जो पिक्चर बनाया, इस पिक्चर में उनका जो है दिखाने का पर्पस ये था कि जो कोई भी देश इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से पास हो जाएगा तो वो देश एक डेमोक्रेटिक नेशन बन जाएगा और साथ ही साथ वो रिपब्लिक भी बन जाएगा। उनका इस पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश रहा है। उसके बाद स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने डिफाइन किया कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि अपने दोनों हाथों में कुछ जो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं और वो लेटे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं। ओके, मतलब अपने दोनों हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर खड़े हैं। और जिसमें हम देखेंगे कि उनके जो है राइट हैंड में, राइट हैंड में क्या है? टर्च ऑफ एनलाइटमेंट। क्या है? टर्च ऑफ एनलाइटमेंट, मतलब जो है ज्ञान की प्रकाश। ओके, क्या है? ज्ञान की प्रकाश एक हाथ में लिए हुए हैं, जिसको जो है मसाल बोला गया, जिसको क्या बोला गया? मसाल बोला गया। और उसके लेफ्ट हैंड में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मेन, जिसमें दूसरे हाथ में जो है पुरुषों और लोगों के अधिकार का जो है घोषणा पत्र लिया हुआ है। मतलब स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के दोनों हाथ में लोगों के बेहतरी के लिए, लोगों के डेमोक्रेटिक के लिए दोनों हाथों में ऑब्जेक्ट लिए गए हैं, जिसमें राइट हैंड में मसाल है। राइट हैंड में क्या है? मसाल है, जो कि राइट ऑफ लिबर्टी और जो डिक्टेटरशिप और जो मोनार्की को उस आग में जला देने हैं और उस ज्ञान से उसको पूरी तरीके से हटा देने हैं। मतलब ये रहा कि इनलाइटमेंट मतलब जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति देती है और अपने को ऊर्जा देती है कि वो लिबर्टी बने। और दूसरा है जो दूसरे हाथ में जो मेंशन किए गए हैं, जो कि लेफ्ट हैंड में है, वो लोगों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र, जो चार्टर, जो मतलब रिपोर्ट है उन दूसरे हाथ में, जिसमें क्या मेंशन किए गए हैं? लोगों का अधिकार, है ना, लोगों का अधिकार। तो ये चीजें हैं और इसीलिए इसको क्या बोला गया? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति। और जो लोग इस स्वतंत्रता की मूर्ति से होकर अपने को श्रद्धांजलि देकर जो है उधर से गुजर जाते हैं, तो ऐसा माना गया फ्रेडरिक सोलियो के द्वारा कि वो देश क्या हो गया है? डेमोक्रेटिक बन गया है और रिपब्लिक बन गया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ऑन द अर्थ, ओके, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड
of the image lie the shattered remains of the symbols of obsolete institution. Okay. इन्होंने इस पिक्चर के माध्यम से ये भी दिखाने की कोशिश किया है कि पिक्चर के जो फ्रंट पे है, फोरग्राउंड है, मतलब पिक्चर के जो आगे हैं, बहुत सारे इमेज जो है सैटर्ड पड़ा हुआ है, बहुत सारे इमेज बिखरा पड़ा हुआ है। ये इमेज क्या दिखाना चाहता है कि ये जो है इमेज के माध्यम से जो आगे सैटर्ड पड़े हुए हैं, फ्रेडरिक सोरियो ने क्या दिखाने की कोशिश किया, तो इसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है कि जो ऑब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशन है ये पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए हैं और उनके जो अपशिष्ट हैं, उनके जो टुकड़े हैं वो चारों तरफ जो है आगे फैले हुए हैं। इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब कि जो निरंकुशता की जो संस्था थी, जो निरंकुशता की जो इंस्टीट्यूशन थी, वो जो है पूरी तरीके से सैटर्ड हो चुके हैं, टूट गए हैं और टूटने के बाद से उन्हीं के मलबे जो है आगे पड़े हुए हैं, फ्रेडरिक सोरियो का मानना और उनका जो है दिखाने का पिक्चर के माध्यम से पर्पस था। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये तो हमने देख लिया, इस पिक्चर के माध्यम से हमने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को हमने समझने की कोशिश किया। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मतलब सोरियो का जो यूटोपियन जो विजन था वो क्या था। मतलब सोरियो कौन थे, अभी जस्ट मैंने बताया कि फ्रेडरिक सोरियो थे जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इस अपने जो है विजन के माध्यम से उन्होंने क्या बताना चाह रहे हैं, उनकी विजन क्या थी, किसकी, फ्रेडरिक सोरियो की। तो इसके बारे में हम समझते हैं। ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब जो है इमेजिनेशन, इनके विजन के अनुसार उनका बताना ये था, इन इमेज के माध्यम से, फिगर के माध्यम से या मैपिंग के माध्यम से उनका बताना ये है कि यहाँ पे जो सोसाइटी और ये जो मैप उन्होंने बनाया, ये सारे के सारे क्या है, इमेजिनेशन मैप है। मतलब इसको काल्पनिक तौर पर कल्पना करके ऐसा बनाया गया और उसको जो है एक प्रिंट में और एक फिगर में मेंशन किया गया है। ठीक है, जो कि एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक्चुअली में जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना, एक्चुअली में होते नहीं है, बस हम उसके बारे में सोचते हैं और उसके बारे में पेंटिंग कर लेते हैं। वही इन्होंने फ्रेडरिक सोरियो ने किया। और इसमें उन्होंने ये भी दिखाया कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड, ओके, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कस्टम्स। मतलब यहाँ पे अलग अलग पूरे वर्ल्ड के लोग, अलग अलग देश के लोग अपने जो है देश के या अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने रिकॉग्नाइजेशन के लिए वो अपने देश के अलग अलग झंडे और साथ ही साथ देश का अलग अलग कस्टम्स भी उन्होंने पहना था। मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके से ड्रेसेस अपने अपने देश के अनुसार और प्लस झंडे लेकर जो है उसी कतार में जो खड़े थे, जो कि एक ट्रेन की तरह दिख रही थी, जैसे कि फ्रेडरिक सोरियो ने बताया था अपने इस जो है फिगर में, फिगर नंबर 1, ओके, हिस्ट्री का। फिर उन्हें लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड व्हिच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। और उन्होंने इस पिक्चर के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश किया कि जो कोई नेशन और जो कस्टम्स, नेशन का जो कस्टम्स है, पोशाक है, अगर वो उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास कर गया है या पार कर चुका है तो वो देश ऑलरेडी डेमोक्रेटिक नेशन हो गए हैं और वो जो है सोशल रिपब्लिक हो गए हैं। ऐसा जो है उन्होंने दिखाने की कोशिश किया, किसने, फ्रेडरिक सोरियो ने। ठीक है, तो इसके जो है ये जो सोरियो यूटोपियन विजन, इसके और भी कुछ पॉइंटें हैं, इनको जो है हम अगले स्लाइड में करेंगे। ठीक है, पिछले स्लाइड में हमने जहां से छोड़ा था और उसी पार्ट से हम आगे करेंगे और हमने कुछ पॉइंटें छोड़ा था, मतलब उस पॉइंट को हम लोग आगे कर रहे हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट जो पॉइंट था, जो कि फ्रांस identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue। और उस जो है स्टेच्यू में, कौन सा स्टेच्यू,
स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि फ्रेडरिक सीरियो के द्वारा बताया गया था। तो वहां पे जो फ्रेंच अपने आप को आइडेंटिफिएबल बनाने के लिए, अपने को रिकॉग्नाइज बनाने के लिए, उन्होंने अपने जो रिवोल्यूशनरी जो थे उनको जो है ट्राई कलर का जो उन्होंने कस्टम पहना हुआ था, और साथ ही साथ ट्राई कलर का जो है झंडे भी, फ्लैग भी लिए हुए थे। तो उसको ट्राई कलर का फ्लैग लेते हुए वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच रहे थे, लगभग जो है वहां पे पहुंच गए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रांस है वो क्या हो गया था, मतलब डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो गए थे। फ्रेडरिक सीरियो का उस फिगर के अनुसार ऐसा मानना था कि जो कोई भी देश अगर जो उस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचता है तो उसे क्या माना जाता था, उसको डेमोक्रेटिक नेशन और सोशल रिपब्लिक माना जाता था। तो फ्रेडरिक सीरियो ने फ्रांस को क्या माना, ये डेमोक्रेटिक माना और सोशल रिपब्लिक माना। सी इज फॉलोड बाय पीपल ऑफ जर्मनी, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और इसी के जस्ट पीछे, किसके पीछे, फ्रांस के पीछे कौन था, फ्रांस को वो फॉलो कर रहा था कौन, जर्मनी, जिनके जो है आइडेंटिफिएबल के लिए उन्होंने ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग का यूज किया हुआ था। और उसको ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग को कंधे में लेते हुए जर्मनी के पीछे पीछे फ्रांस के पीछे पीछे जा रहा था कौन, जर्मनी। उसके बाद से फ्लोइंग पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया जा रहा था, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड लॉम्बार्डी। मतलब उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के बाद से ऑस्ट्रिया उसके जो है उसको फॉलो कर रहा था। उसके बाद से सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया, ये सारे के सारे पूरे एक लाइन में लगे हुए थे, जो कि कैसे प्रतीत हो रहे थे, ट्रेन की तरह, जैसे फ्रेडरिक सीरियो ने अपने इस पिक्चर में उन्होंने बताने की कोशिश की। ओके, उसके बाद से फ्रॉम द हेवन अबव क्राइस्ट सैंड्स एंड एंजल गेज अपॉन द सीन। और जो सबसे ऊपर जो हम देखेंगे हेवन में, जिसको स्वर्ग बोला गया, फ्रेडरिक सीरियो का जो पिक्चर का सबसे टॉप वाले जो पॉइंट होंगे, मतलब यहाँ पे जो क्रिस्ट थे, सैंड्स थे, ये सारे ऊपर से निहार रहे थे। तो ये वाला एरियाज को उन्होंने क्या बोला, हेवन बोला। ये वाला एरियाज को उन्होंने क्या बोला, हेवन बोला। और इन्होंने इस सीन के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से ऊपर ये बताने की कोशिश किया गया है कि ये सिंबलाइज कर रहे हैं फर्टर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है पूरे वर्ल्ड में आपस में भाईचारे की संबंध को सिंबलाइज करने की कोशिश किए हुए हैं इस पिक्चर के माध्यम से। कौन, फ्रेडरिक सीरियो। ओके, उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म। इस राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद का उदय होना। और ये क्या था, पढ़ते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म ब्रॉट about sweeping changes in the political and mental world of Europe। इस तरीके से धीरे धीरे स्वाइप चेंजेस आती है पूरे वर्ल्ड के नेशन में, जिसमें पॉलिटिकल और मेंटल जो वर्ड थे यूरोप में, वहां पे ये सारे के सारे चेंजेस देखने को मिल रही है। कहाँ पे, स्वाइप चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड। मतलब इस मानसिक तौर पर भी और पॉलिटिकल तौर पर भी अब राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों में जग रहे हैं, राष्ट्रवाद की जो है भावना इमर्ज हो रही है। फिर इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। इस तरीके से यूरोप के बहुत सारे साम्राज्य धीरे धीरे जो है नेशन के तौर पर वो उभर कर सामने आ रहे हैं, और वो नेशनलिज्म बन रहे हैं, और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जग रही है। और वो अपने को, जो डायनेस्टी था, वो अपने को क्या बनाने की कोशिश किया उन्होंने, एक नेशन, एक राष्ट्र बनाने की उन्होंने कोशिश की। आगे हम देखेंगे कि इस तरीके से जितने भी डायनेस्टी थे, अपने आप को नेशन बनाने के लिए वो कार्यरत था। इससे जो है मॉडर्न स्टेट बन रहे थे, और यही मॉडर्न स्टेट क्या बन रहे थे, नेशन स्टेट बन रहे थे। तो नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, हमने पिछले स्लाइड में नेशन के बारे में स्टेटमेंट के तौर पर आपको बताया था कि डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर उन सारे लोगों का
अगर एक जो कलेक्टिव जो आइडेंटिटी अगर सेम हो, चाहे वो उनकी हिस्ट्री हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे सभ्यता संस्कृति हो, ये सारे के सारे अगर एक हो तो हम उसको नेशन स्टेट बोलते थे, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके, उसके बाद से दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन समय में ऐसी जो कॉमननेस लोगों में नहीं थी, ऐसी जो है कॉमननेस लोगों में नहीं थी कि सारे के सारे लोग देश के प्रति जो है वो सोचे और अपनी निष्ठा, समर्पण, सब का सब लॉयलिटी वो राष्ट्र के प्रति समर्पित करते। ऐसा कॉमननेस प्राचीन समय में, प्राचीन काल में नहीं था। It was forget through the action of leaders and common people। इस तरीके से जो कॉमन पीपल है और जो लीडर्स है, इनके कारनामों के कारण से यहाँ पे एक जो है जाल बनाया गया था, एक गढ़ बनाया गया था, जिसमें किसी भी तरीके की कॉमननेस पीपल में नहीं थी। The diverse process through which nation state and nationalism come into being in 19th century in Europe। इस तरीके से जो है 19वीं सदी, जैसे जैसे 19वीं सदी आ रही थी, उस तरीके से लोगों में कॉमननेस, कलेक्टिव आइडेंटिटी और देश के प्रति निष्ठा, समर्पण और उदारता डेवलप होते जा रही थी। और जैसे जैसे लोगों में 19th सेंचुरी के एंड तक जाते जाते लोगों में बहुत सारे देश के प्रति निष्ठा, समर्पण और अपनी जो उदारता है देश के प्रति होने लगी। और जैसे ही ये सारा चीज होने लगा तो लोग धीरे धीरे जो है नेशनलिज्म को ओर गए, और नेशनलिज्म को ओर जैसे जैसे लोग बढ़ रहे थे वैसे वैसे अपने देश को डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक उन्होंने बनाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरे जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म और इसके ओवरव्यू और ओवरव्यू और इसके थीम को हमने कंप्लीट किया। अब जो है इनके अगला नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल में नए हैं या इस वीडियो में नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा पाए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।